नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं हैदराबाद बेस्ड एक इंजीनियरिंग कंपनी की जिसका स्पेशलाइजेशन या फोकस पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है। आज के वीडियो में जानेंगे कि कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं और कंपनी क्या इस भाव में निवेश लायक है या नहीं है। तो हमेशा की तरह पहले जान लेते हैं कंपनी के थोड़े इतिहास के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 1999 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई। 2007 में इस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया और कंपनी के जो प्रमोटर हैं जिन्होंने और फाउंडर हैं वो हैं सज्जा किशोर बाबू, जो अब कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर या CMD भी हैं। कंपनी का जो IPO है वो अगस्त 2015 में आया। IPO की जो प्राइस थी वो 640 थी और रिटेल कैटेगरी में 3.4 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। ये बात है 2020 से पहले की, तब रिटेल कैटेगरी में इतना ही सब्सक्रिप्शन हुआ करता था, लेकिन ओवरऑल जो हुआ वो 38.12 टाइम्स हुआ। अब अक्टूबर 2024 में इस कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया और कंपनी 2022 से लगातार डिविडेंड भी दे रही है। तो आज का भाव अगर लगभग 2700 का मैं मान के चलूँ तो 10 सालों में ये शेयर 8x हो गया है, यानी 8 टाइम्स हो गया है। और अगर CAGR की बात करूँ यार साल दर साल कितना इस शेयर ने रिटर्न दिया है तो वो लगभग 23.75 या करीब करीब 23.75% साल दर साल का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है, जो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। अब जान लेते हैं इनके बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में। तो इनका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो 3 वर्टिकल से आता है और वो हैं सिविल वर्क्स, ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट O&M एंड इरेक्शन वर्क्स। इसके अलावा इन्होंने एक नए क्षेत्र में भी कदम रखा है, वो है MDO यानी माइनिंग डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये कैसे ये वाला जो वर्टिकल है इनके लिए 25-30 साल के लिए एक रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्टिकल है ये। पहले सिविल वर्क्स की बात करते हैं। सिविल वर्क्स से इनका जो रेवेन्यू आता है ये 45% आता है और ये जो है इस क्षेत्र में या इस वर्टिकल में ये डेक हुआ, चिमनी हुआ, कूलिंग टावर हुआ, ग्रीन बिल्डिंग्स हुआ और कोल हैंडलिंग प्लांट्स हुए, इन चीज़ों को ये एस्टेब्लिश करते हैं। इसके अलावा ये रेलवे और मेट्रोज़ के लिए, वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए, रोड्स के लिए EPC इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, यानी टर्न की सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करते हैं। अब ये EPC क्या हुआ? EPC का मतलब ये हुआ कि ये डिज़ाइन भी खुद करेंगे ये जो रेलवे या मेट्रो की या वाटर या रोड प्रोजेक्ट्स की। इसके बाद वो मटेरियल भी खुद ही प्रोक्योर करेंगे और उसके बाद कंस्ट्रक्शन करके हैंडओवर भी जो है ये अपने क्लाइंट्स को खुद ही करेंगे। और ये जनरली जो रेलवे या जो मेट्रो के या गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये टेंडर बेस्ड होते हैं। दूसरा जो इनका वर्टिकल है वो इरेक्शन वर्क से रिलेटेड है, वहाँ से इनका रेवेन्यू 17% आता है। तो ये जो हैवी मशीनरी है उसको इरेक्ट करते हैं, यानी उसको जमाते हैं, फाउंडेशन बना के उसमें सेटअप करते हैं, साथ ही साथ उसके टेस्टिंग करते हैं, चालू करके देखते हैं कोई कमी तो नहीं है। उसके अलावा ये उस चीज़ को कमीशन करते हैं। साथ ही साथ ये BOP या बैलेंस ऑफ प्लांट्स भी रेडी करते हैं। बैलेंस ऑफ प्लांट का मतलब ये है कि वो सिस्टम जिसके बगैर पूरा प्लांट चालू नहीं हो सकता, क्योंकि प्लांट में केवल मशीनरी नहीं होती है, मशीनरी के साथ बहुत सारे प्लम्बिंग वर्क और इलेक्ट्रिक वर्क और इस तरह बहुत सारे कंपोनेंट्स आपस में जुड़े रहते हैं। तो वो जो काम है वो भी ये कंपनी करती है। तो ये जो कंपनी काम करती है इसका फोकस जो है पावर प्लांट्स में है और ये पावर प्लांट्स के लिए जो बॉयलर, जो टरबाइन और जनरेटर, इनके लिए इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। अब ये बॉयलर क्या हुआ? बॉयलर जो कोयले से भाप बनाकर टरबाइन को चलाया जाता है। टरबाइन वो चीज़ है जिसको घुमाने से, एक घुमाने वाली चीज़ है, आप ये समझ लीजिए, जिसके थ्रू जनरेटर घूमता है और जनरेटर वो चीज़ है जिससे बिजली पैदा होती है। तो बॉयलर जो है वो स्टीम पैदा करता है, स्टीम पैदा करने से वो टरबाइन को घुमाता है और टरबाइन जो है वो जनरेटर को घुमाता है, जिसके कारण जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं उसमें बिजली पैदा होती है। तो ये जो है ये 150 से लेके 800 मेगावाट जो पावर प्लांट्स होते हैं, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं, उसके लिए ये इरेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सर्विस और जो सेगमेंट्स हैं इंडस्ट्री के सेगमेंट, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हुए, रिफाइनरीज हुए,
ऑयल एंड गैस सेक्टर हुआ और स्टील मिल्स हुआ, तो इनके लिए भी मशीनरी की इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और 17% रेवेन्यू वहाँ से इनका आता है। जो तीसरा सेगमेंट है वो ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड है। भाई आपने सिविल वर्क्स कर दिए, आपने अर्थ वर्क कर दिया, आपने मशीनरी को लगा दिया, आपने मशीनरी को टेस्ट कर दिया, आपने मशीनरी को कमीशन कर दिया। अब आप तो सब चीज़ इस बात को जानते हो, तो भाई जो मेरे डे टू डे प्रॉब्लम आएगी इसको मशीनरी को चलाने के बाद, और इसकी जो रेगुलर मेंटेनेंस है वो क्यों ना आप ही ले लो और मेरी हेडेक दूर करो। तो ये जो O&M सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो खुद इन्होंने जो इंस्टॉल की हुई थी मशीनरी उसके लिए भी, और अगर कोई किसी दूसरी कंपनी ने इंस्टॉल की हुई मशीनरी तो भी ये O&M सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वहाँ से इनका जो रेवेन्यू है वो 30% आता है। ये जो सर्विसेज हैं ये भारत में भी देते हैं ये, और भारत के बाहर भी कंपनीज़ को ये देते हैं। तो सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, नेपाल, भूटान, इस तरह की काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये O&M सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं। अब ये O&M सर्विसेज पे इनका बड़ा जोर है। इस O&M सर्विसेज पे जोर होने का मतलब क्या है? देखिए, नया जो कोई काम आप लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि मार्जिन तो होता है कम और हेडेक होती है ज़्यादा। और यहाँ क्या है कि अच्छा, नया जो काम होता है वो आता भी कभी कभी, अब ये तो है नहीं कि रोज़ रोज़ इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होने लग गई, लेकिन जो ऑलरेडी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो गई उनका तो क्वांटम है, उनकी जो उनका जो नंबर है वो तो काफ़ी सारा होता है। तो O&M में होता क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा हेडेक भी नहीं लेनी होती। ऑलरेडी एस्टेब्लिश मशीनरी है, उसमें क्या मेंटेनेंस होनी है या उसमें डेली उसमें क्या प्रॉब्लम आती है रूटीन ऑपरेशंस में, या कोई ब्रेकडाउन हो जाती है तो उसको ठीक करना, वो बहुत ज़्यादा हेडेक का काम नहीं है कंपेयर टू जो ओरिजिनली उसको इंस्टॉल करना। तो वहाँ पर क्या है, काम का मतलब क्वांटम ऑफ लेबर उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन उसमें जो है एक तो क्वांटम ऑफ वर्क ज़्यादा है, दूसरी बात उसमें मार्जिन ज़्यादा है। तो इनका फोकस ये है कि हम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ये O&M जो हमारा जो रेवेन्यू है ना ये ज़्यादा से ज़्यादा O&M से आए। तो अभी फ़िलहाल जैसे इनका 30% आ रहा है, उसको भी ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक इनका नवाचार है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये कहते हैं भाई हमारा जो एक्सपर्टाइज़ है वो कंस्ट्रक्शन वगैरह में हमारा एक्सपर्टाइज़ है, हम मशीनरी इंस्टॉल कर देते हैं, हमको अर्थ वर्क से रिलेटेड आता है। तो ये जो है अब MDO या माइनिंग डेवलपमेंट या ऑपरेशंस के सेगमेंट में उतरे हैं। और ये जो माइनिंग डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस जो होता है ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस तरीके का हमारा रोड पे जो टोल रोड्स होती हैं उस पर जो काम होता है। तो उसमें क्या होता है कि सरकार एक कॉन्ट्रैक्ट देती है, वहाँ पर रोड्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर सरकार ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया और कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद वो सरकार ये कहती है भाई आप ये रोड बना दो, और ये जो कॉस्ट है ना आपकी, ये आप जो है ये इससे टोल चार्ज करके ले लो, मतलब पब्लिक से आप वसूल कर लो। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बनाते हैं ये। तो जो माइनिंग कंपनीज होती हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये जो माइन है ना, हमारे पास ये माइन है, इसकी हमारे पास लीज है, ठीक है, राइट्स है इसको इससे मिनरल निकालने के। तो आप क्या करो, हम नहीं करें इसको, इसकी जगह क्या आप इस माइन को डेवलप कर दो और इसको ऑपरेट करो, इसमें से जो मिनरल निकले ना वो हमें दे दो और हम उसको बेच दें, और आपको हम एक रेगुलर जो है ना एक एन्युटी के फॉर्म में रेगुलर हम आपको कुछ पेमेंट कर दें, ठीक है। तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है, इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको माइनिंग डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये कोई 1-2 साल 5 साल के लिए नहीं होते। जब आपने माइन जो है किसी कंपनी के लिए डेवलप करती है तो कम से कम 25-30 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इससे फ़ायदा ये है कि आपको आपकी जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है ना, भाई एक बार आप घुस गए उसके बाद आपने डेवलप उस माइन को कर दी, तो आप ये समझ लीजिए रेगुलर आपको उससे जो ऑपरेशंस आप करते हैं तो वो उसके हिसाब से एक फिक्स फीस जो है ना आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। तो आपका जो बिजनेस में डाउन टर्न की संभावना होती है ना वो थोड़ी सी प्रोटेक्टेड हो जाती है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट से। तो इन्होंने जो इनके पास जो 2 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी इनके पास हैं उनमें से एक है सेंट्रल कोल फील्ड के लिए जो कोल इंडिया की सब्सिडरी है, तो इनको 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो ये 9294 करोड़ से 9294 करोड़ है। अब ये जो काम कर रहे हैं ये 9294 करोड़ का जो काम है ये खुद नहीं कर रहे हैं, इसमें 2 पार्टनर्स हैं। एक और पार्टनर है जिसका 26% स्टेक है और इनका 74% स्टेक है। दूसरा जो इनका काम है वो इनको जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है वो और भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, वो 30,383 करोड़ का 30,383 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के
सेल ने इनको दिया है, वहाँ पर भी उस वेंचर में भी या ये जो एमडीओ ऑपरेशन उसमें भी इनका एक ये जॉइंट वेंचर के थ्रू इसमें काम कर रहे हैं। और वहाँ इस जॉइंट वेंचर में भी यानी सेल के जो एमडीओ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी 74% स्टेक ये पावर मैक प्रोजेक्ट्स का है। तो इस प्रकार से इनका जो फोकस है वो पहली चीज़ एक तो O&M सर्विसेज में लीड लेने का है, ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से आए। दूसरा इनका फोकस है जो वो अपनी रेवेन्यू की स्टेबिलिटी बढ़ाना है। तो ये जो 2 प्रोजेक्ट्स इनके एमडीओ में हैं इसको भी आगे और भी ये प्रोजेक्ट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनकी क्लाइंट्स की बात करूँ तो 2 क्लाइंट्स तो आपने देख ही लिए, एक तो कोल इंडिया के सब्सिडरी ये सेंट्रल कोल फील्ड्स और दूसरा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा इनके जो और क्लाइंट्स हैं वो BHEL है, जिंदल स्टील एंड पावर है, टाटा पावर है, सीमेंस है, अडानी है, राइट्स है, रेल विकास निगम और ऐसे बहुत सारे देश और विदेश में नामी गिरामी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब इनकी ऑर्डर बुक की बात करूं तो इनकी ऑर्डर बुक 30 जून 2025 को 53,972 करोड़ की है, 53,972। लेकिन इसमें से ये जो 30,383 और जो 9294 है ये भी शामिल है इसमें, यानी जो 25-30 साल के कॉन्ट्रैक्ट इनके एमडीओ में हैं वो भी शामिल है। तो इनको अगर मैं हटा दूं तो लगभग 14,000 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक होती है। और इनका मार्च 2025 में जो रेवेन्यू था वो लगभग 5200 करोड़। तो या आप ये समझ लीजिए करीब करीब 30 से लेके 32-33 महीनों का इनके पास रेवेन्यू विजिबिलिटी है। इनकी स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ हैं इनकी। और ये जो पावर प्लांट्स के क्षेत्र में काम करते हैं तो उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको कि इन्होंने इरेक्शन टेस्टिंग और कमीशनिंग सर्विस है जो बॉयलर टरबाइन और जनरेटर की वो किन किन के लिए किए। जो भारत में 2 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स है, एक सासन में और एक मुंद्रा में, उसमें ये इन्वॉल्व थे। साथ ही साथ 19 और जो सुपर क्रिटिकल जो पावर प्लांट्स थे उनके इरेक्शन कमीशनिंग और टेस्टिंग में इन्वॉल्व थे। तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड काम है ये और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी कंपनी की होनी चाहिए। उसके बगैर ये इस तरीके की कमीशनिंग संभव नहीं होती। फिर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है जो डाइवर्सिफाइड है बोथ जियोग्राफिकली भी और साथ ही साथ इंडस्ट्री वाइड भी, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री के जो सेगमेंट्स को ये केटर करते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का फोकस है वो बहुत ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है। तो वहाँ से भी इस कंपनी को आगे रेवेन्यू विजिबिलिटी या ग्रोथ करने में सहायता मिलेगी। इनकी वीकनेस की बात करूँ तो जो पहली वीकनेस है वो ये है कि वर्किंग कैपिटल हैवी बिजनेस है। तो पैसा जो है वो काफ़ी देर से आता है। जो जिनके प्रोजेक्ट्स इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिए, जो इस बार इनका मार्च 2025 में जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 0 के आसपास है, 1 करोड़ का है। यानी कि उसमें बहुत सारे जो इनके रिसीवेबल्स हैं वो बाकी प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है नो डाउट, लेकिन उसमें कैश फ्लो नहीं आ रहा है। तो इनको हो सकता है डेट लेने की रेगुलर रिक्वायरमेंट हो। और दूसरी बात ये कि अब आप ये पूछेंगे कि भाई ये इनका पैसा नहीं आया तो ऐसा तो नहीं है कि ये कंपनी डूब जाएगी। तो जिन कंपनीज़ के लिए, जिन क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट जो है एग्जीक्यूट करते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज वाली बहुत नामी गिरामी कंपनी है, इसलिए चांसेस तो ये नहीं है कि कुछ पैसा डूबेगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी आप ये समझ लीजिए कि ये कंपनी इतने लंबे समय से काम कर रही है और अभी तक हार्डली कोई 1 या 2 केसेस हुए हैं जिनमें इनका जो पैसा है वो जिनके लिए इन्होंने काम किया वहाँ से आया नहीं है। तो चांसेस इसके कम है। दूसरी बात ये कि जो एमडीओ जो माइनिंग डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन बिजनेस में ये अभी एंटर हुए वो उनके लिए नया सेगमेंट है। दूसरी बात क्या है कि सबसे पहले इनको पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे टोल रोड में जो गवर्नमेंट कुछ कॉन्ट्रैक्ट देती है किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी को, तो वहाँ होता क्या है कि पहले उसको खुद का पैसा लगाना पड़ता है और धीरे धीरे टुकड़ों में जो है वो टोल से पैसा आता है। तो इस प्रकार से ही इनको भी यहाँ पर ये जो एमडीओ बिजनेस में ये जो इतना 40,000 करोड़ की इनकी एमडीओ की ऑर्डर बुक है 25-30 साल के लिए, तो वहाँ पर भी इनको पहला पैसा लगाना पड़ेगा और उसके बाद धीरे धीरे टुकड़ों में वो पैसा आएगा। तो वहाँ पर भी इनको कैपिटल रेज करने की या डेट रेज करने की आवश्यकता हो सकती है। फिर क्या है, इंडस्ट्री जो है वो कॉम्पिटिटिव है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इस तरह की जो कंपनीज होती हैं जिनके कुछ स्पेशलाइज्ड यूजेस होते हैं या जो इतना स्पेशलाइज काम कर सकते हैं, तो हर कंपनी वैसे काम नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे L&T टाइप की जो कंपनीज़ हैं वो काफ़ी सक्षम है। तो वहाँ से इनको जो है इस क्षेत्र में कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है।
मार्केट कैप की बात करूं तो 8,484 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई जो है 16% है, ठीक ठाक सा मिडिल रेंज में इनका आरओई है। डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये की इक्विटी पर 34 रुपये का कर्जा है, मैनेजेबल है। पी जो है वो ठीक ठाक सा है, 26 का पी है, जो आजकल के ज़माने में जहाँ पर 50 से कम पी देखना आप ये समझ लीजिए असंभव सा हो गया है, तो उसमें 26 का जो पी है वो मैं एक रीज़नेबल कहूँगा। कम से कम ये पावर मैक प्रोजेक्ट टाइप की कंपनीज़ के लिए जो स्पेशलाइज इंजीनियरिंग कंपनी है। 3 साल की सेल इनकी 25% बढ़ी, 25% साल दर साल इनकी सेल बढ़ रही है, और उनका प्रॉफिट है वो 32% यानी साल दर साल 32% से बढ़ रहा है। प्रमोटर के पास 58% है, एफआईआई के पास 5% है, डीआईआई के पास 23% है, और पब्लिक के पास 14% है। तो एफआईआई और डीआईआई मिला के 28% होल्ड करते हैं और प्रमोटर 58% होल्ड करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ऑल इन ऑल बात करें तो एक रीजनेबल ग्रोथ वाली कंपनी है आप, और इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिस पे गवर्नमेंट का बहुत जोर है। तो अगर आप इस तरह की कोई कंपनी ढूंढ रहे हैं, छोटी कंपनी जिसमें ग्रोथ की आगे संभावना और स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में और इंजीनियरिंग में हो, तो ये कंपनी एक विचार करने लायक योग्य है। शेयर में मेरी खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। आप जब भी इस तरह का कोई खरीदने या बेचने का फैसला करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिया है और आप इस फ्रेमवर्क पर विचार करके अपना जो खुद कुछ एनालिसिस करें, खुद कैलकुलेशन करें और फिर जज करें कि किस भाव पे ये लेने लायक है या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।